नमस्कार. माझ्या कट्ट्यावरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. मी ज्ञानदा कदम. आजचा कट्टा अतिविशेष आहे. 2019 सालचा अर्थशास्त्रातल्या नोबेल पुरस्कारानं सन्मानित अर्थतज्ञ अभिजित बॅनर्जी आज आपल्या कट्ट्याचे पाहुणे आहेत. एखाद्या नोबेल पुरस्कार विजेत्याची मराठी वृत्तवाहिनीवर मुलाखत होण्याची ही इतिहासातली पहिलीच वेळ आहे, ज्याचा अर्थातच आम्हाला प्रचंड अभिमान आहे आणि आनंद सुद्धा. जागतिक दारिद्र्य निर्मूलनासाठी प्रायोगिक दृष्टिकोन या विषयाच्या संशोधनासाठी आणि जगभरातली गरिबी दूर होण्यासाठी त्यांनी सुचवलेल्या प्रयोगांमुळे 2019 सालच्या अर्थशास्त्रातल्या नोबेल पुरस्कारानं त्यांचा गौरव झालाय. विकासवादी अर्थव्यवस्था हा त्यांच्या अभ्यासाचा मूळ विषय आहे. गरिबी दूर करण्यासाठी केवळ पुस्तकी थिअरीज न मांडता त्यांचा व्यवहारात अगदी सहजपणे वापर कसा करता येईल यावर भर देऊन ते जगभरात दारिद्र्य निर्मूलनाचे उपाय सुचवतात. आणखी एक विशेष बाब म्हणजे अभिजित बॅनर्जी यांचं महाराष्ट्र कनेक्शन सुद्धा आहे. त्यांचा जन्म मुंबईतला आहे, त्यांचा आजोळ मराठी कुटुंबातला आहे. त्यांच्या मातोश्री निर्मला पाटणकर या अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिका आणि लेखिका. अभिजित यांचं शिक्षण मुंबई आणि कोलकात्यासह जगातल्या सर्वोत्तम शिक्षण संस्थांमध्ये झालंय. त्यांचे अर्थविषयक सिद्धांत आणि पुस्तकं जगभरातल्या अर्थव्यवस्थेसाठी दिशादर्शक ठरतात. त्यामुळे आजचा कट्टा अत्यंत विशेष कट्टा तुमच्या माझ्या आयुष्यावर मोठा परिणाम करणाऱ्या जगाच्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरती भाष्य करेल आणि आत्ताच्या कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या काळात सरकारनं देशाचा आणि आपण आपला खिसा कसा सांभाळायचा हे सुद्धा सांगेल. अभिजित सर नमस्कार. तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे माझ्या कट्ट्यावर. नमस्कार. अभिजीत जी, अभी ज्ञानदा जब इंट्रोडक्शन दे रही थी तो आपके समझ में उसमें जो वो बोल रही थी आ रहा था? हाँ, पूरा आ गया. पूरा आ गया. वैसे आप लोग जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो तो मुझे थोड़ा सा समझ है, तो इसलिए ना अगर आप लोग कविताएं पे बात करते हैं तो कुछ नहीं समझ में. लेकिन आप मुंबई में भी थे तो क्या मराठी आप थोड़ी बहुत समझ लेते हैं? थोड़ी बहुत समझ लेते हैं, मतलब जो ऐसे ही मामूली मराठी होते हैं. लोग ये बच्चे को खिलाने का या माँ जब डांटती है तो उस तरह का मराठी मुझे काफी अच्छा आता है. लेकिन आप लोग जैसा मराठी बोलते हैं जिसमें कि बहुत बड़े बड़े शब्द है, वो मुझे नहीं समझ में आता. तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बाद में आएंगे, उस विषय पे, आपका मराठी कनेक्शन और मुंबई के बारे में. लेकिन सबसे पहले तो हम सब लोग आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले 1.5 साल से हम लोग कोरोना के स्थिति से जा रहे हैं, तो देश में जिस तरह के कदम उठाए गए हैं आप क्या उससे संतुष्ट है? मोदी गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, अलग अलग राज्य जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपकी क्या राय है उसके बारे में? देखिए, इसमें ये जो समस्या है ये बहुत गहरा समस्या है. ये बहुत सारे देश में भी ये जब आया प्रथम तब लोगों को समझ नहीं था. वो जो लोग पॉलिसी जो लिए वो काफी दूर तक वो कामयाब नहीं थे. उसके बाद थोड़ा समझ बढ़ा और उसके अभी हम लोग थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है. तो मोदी सरकार ने पहला जो वेव आया तो उसमें मेरे ख्याल से तब इतना हम लोग डरे थे कि वो पहले ही वो लॉकडाउन कर दिया. लेकिन लॉकडाउन तब करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि तब तक शायद 100-200 लोगों को कोविड हुआ था. तो तब लॉकडाउन करने का टाइम नहीं था. लॉकडाउन करने का था जब काफी फैला हुआ है. तो तब उसके बाद लॉकडाउन अगर करते हैं तो तब वो उसको उठाना पड़ता है, क्योंकि लोगों को मतलब जो इनकम अर्निंग्स काम सब बंद हो जाता है. तो वो तो उसके वजह से आप 6 महीना लॉकडाउन नहीं कर सकते. तो लॉकडाउन उसके बाद मई के महीना में लॉकडाउन थोड़ा सा ढीला हुआ और उसके बाद जून में उसको हटा दिया गया. उसके बाद ये पहला वेव हमारे हुआ सितंबर में. तो ये मेरे ख्याल से
ये पहला लॉकडाउन कामयाब नहीं थे, वो ज्यादा जल्दी किया और ज्यादा जल्दी उसको हटाया। तो उसके बाद से थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर एक कंफ्यूजन आया कि ये तो किसी का, हम लोग अभी तक नहीं समझ सके कि क्यों सितंबर के बाद नवंबर में ये इतना कम हो गया। तो हम लोग सोचा कि ये इसके कोई वजह होगा, वजह जो होगा वो हमारे देश के कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो इंडिया एक्सेप्शनल है, इसलिए शायद ये अभी खत्म हो गया। तो और उसके वो जो मैसेज देश में फैला गया, इसके वजह से लोग हमारे थोड़ा सा इसमें कनेक्शन है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में कोविड एडवाइजरी बोर्ड के चेयर हूँ। तो मुझे काफी वीकली मीटिंग्स में डेटा आता है। तो लोग दिसंबर जनवरी में लोग को कंप्लीटली कोई शक नहीं था कि ये खत्म हो गया, फिनिश्ड, अभी नया जमाना। तो लोग नॉर्मल जिंदगी गुजरने शुरू किया, और जो इलेक्शंस था और जो फेस्टिवल्स थे, इसमें वो लगाम हो गया। तो उसके वजह से काफी जल्दी ये जो वेव जब आया तब बहुत जल्दी फैला गया। शायद किसी को बोलना चाहिए था कि नहीं, ये नहीं हुआ, अभी आएगा, लेकिन ये लोगों के मन में नहीं था। तो उसके बाद अभी गवर्नमेंट थर्ड वेव को वार्निंग दे रहा है। अभी गवर्नमेंट काफी इसको एक दूसरे किस्म के चीज सोच रहे हैं कि, और काफी ढंग से इसके बारे में काम करने का सोच रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये सेकेंड वेव थोड़ी सी गवर्नमेंट की गलती से हुआ, थोड़ी सी हमारी गलती से हुआ। इस पे क्या बोले, ये गवर्नमेंट को शायद समझना चाहिए था कि सेकेंड वेव हो सकता है, क्योंकि फ्रांस में हुआ, यूएसए में हुआ, यूके में हुआ, क्यों नहीं होगा हमारे यहाँ। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि एक तो पहला जो लॉकडाउन था वो बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी लगा दिया गया, सेकंड वेव को एंटीसिपेट नहीं किया गया। मतलब पहली गलती लॉकडाउन जल्दी लगाना था, दूसरी गलती एंटीसिपेट न करना था, और इसके कारण जिस तरह के प्रॉब्लम्स हो गए पूरे देश में वो हो गए। लेकिन अब तीसरी वेव के आने के मतलब चांसेस है, या लोग उसके बारे में बोल रहे हैं। अभी जिस तरह के स्टेप्स सरकार उठा रही है, क्या आपको लगता है कि इसके कारण तीसरी वेव अगर आ गई तो हम लोग उसको अच्छी तरह से टैकल कर सकेंगे? देखिए, एक तरह से ये अभी भी हमें पता नहीं है कि ये नया वेव कैसे आएगा। इसमें कोई म्यूटेशन आएगा, ये म्यूटेशन के बाद ये जो जिन लोगों को वैक्सीन लगाया गया है उसको वो इन्फेक्टेड होगा या नहीं, ये सारे चीज हमें पता नहीं है। अभी भी ये नया चीज है। तो ऐसा कोई बहुत कॉन्फिडेंस में से नहीं बोल सकते कि नहीं, अभी वैक्सीन लगा दिया, अभी ये कोविड खत्म। तो देखेंगे क्या होगा। लेकिन एक तरह से एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस अभी है, अभी ऑक्सीजन के बारे में अवेयरनेस है, जो एक करना था सेकेंड वेव के पहले फर्स्ट वेव के बाद गवर्नमेंट से बोला गया कि ये जो पीएम केयर्स फंड है, इससे ऑक्सीजन इक्विपमेंट सारे देश में फैला दिया जाएगा। ये नहीं किया गया। तो ये नहीं किया गया, और उसके बाद बहुत जल्दी ये वेव आ गया, और लोगों को तब बहुत खतरा हुआ। तो अभी मेरे ख्याल से ऑक्सीजन के अवेयरनेस हैं, बहुत सारे जो एनआरआईज है वो ऑक्सीजन टैंक्स भेज रहे हैं, बहुत सारे वेंटिलेटर्स भेज रहे हैं। तो एक तरह से एक प्रिपेयर्डनेस अभी जो होगा वो कम से कम जितनी दूर तक हम लोग कर सकते हैं, इसमें मेरे ख्याल से प्रिपेयर्डनेस काफी ज्यादा अच्छा होगा।
सर अभी आपने कहा कि सेकंड वेव में मतलब पहला वेव खत्म होने के बाद एक तरह से एक ढिलाई आ गई सरकार में भी और लोगों में भी, और जिसके कारण पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड रहे। क्या इसमें इलेक्शंस हो गए, कुंभ मेला हो गया, क्या ये सारे कारण थे? आपको क्या लगता है इन कारणों से वो फैल गया जिस तरह से हालत हो गई देश की पूरी, आपने हम सब लोगों ने देखा? देखिए, महाराष्ट्र में इलेक्शंस भी नहीं था, कुंभ मेला भी नहीं था। महाराष्ट्र में काफी ज्यादा फैला गया। ये एक तरह से ये नया वेरिएंट काफी खतरा था। ये हमें इसके बारे में हमें जानकारी नहीं था, हम लोग पता नहीं था कि ये क्या चीज है। तो एक तरह से ये अभी लगता है कि हाँ ये कुंभ मेला था, इलेक्शन था वो, लेकिन एक तरह से सारे देश में अवेयरनेस नहीं था, एक प्रिपरेशन नहीं था। जो जहां इलेक्शन हुआ वहां मेरे ख्याल से और ज्यादा खतरा आया। कुंभ मेला से भी हम सुने हैं कि गुजरात में बहुत सारे लोग कुंभ मेला से वापस आया और उन लोग वहां से कोविड लेके आए। लेकिन ये भी सही है कि जितनी दूर तक हमें प्रिपेयर्ड होना था, जहां इलेक्शन भी नहीं था, जहां कुंभ मेला भी नहीं था, वहां भी हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हुए थे महाराष्ट्र में जैसे कि। सर आप अभी जिस तरह के स्टेप्स उठाए गए हैं, अब केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया है कि नवंबर महीने तक 80 करोड़ लोगों को ग्रेन्स अनाज सरकार देती रहेगी। आप हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए, पैसा देना चाहिए। क्या आपको जो स्टेप्स सरकार उठा रही है ये सही है या पर्याप्त है, ऐसा लगता है? सही है, पर्याप्त नहीं है। ये करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अभी अर्थनीति का जो स्थिति है इसमें बहुत सारे लोग अभी भी उसका शायद काम नहीं है उनके पास, शायद उसके पास पैसा नहीं है, उसके खर्च नहीं कर रहा है, तो इसके वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है। जो लोग बिजनेसेस भी ज्यादातर अभी भी अगर कस्टमर नहीं होता तो बिजनेस नहीं चलता, तो कस्टमर के पास पैसा नहीं है तो कस्टमर नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये डिमांड शॉर्टेज जिसको कहा जाता है, ये काफी साल से हमारे यहाँ है इंडिया में। मैं तो कभी करीब 3-4 साल से बोल रहा है कि डिमांड शॉर्टेज है। अभी ये और ज्यादा बढ़ गया और इसके बारे में कुछ तो करना है। तो मेरे ख्याल से और ज्यादा, अगर ज्यादा नहीं, अगर महीना में पर हर परिवार को 4,000 रुपया दे सकते हैं, तो वो लोग शायद थोड़ा सा ज्यादा खर्च करेगा। और एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि अगर फिर लॉकडाउन हो तो फिर ये पैसा चलेगा। ये अगर नहीं तो अगर उसको लगे कि नहीं अभी अगर आप उसको पैसा दे तो वो फिर भी वो पैसा नहीं खर्च करने वाला है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर इस एक और लॉकडाउन आए तो क्या करेगा। तो अभी एक कॉन्फिडेंस देना है कि अभी नहीं भविष्य में भी ये मिलेगा। तो मैंने एक सजेशन दे रहे हैं, वो है कि जो गांव वालों है उसके लिए ये नरेगा 100 दिन से 150 दिन कर दीजिए हर के लिए। इससे क्या होगा, अभी ये नया वर्ष फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, तो अभी लोगों के पास काफी दिन है, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि अगर इससे ज्यादा अगर कोई दिक्कत बढ़े तो क्या करेगा। तो इसलिए वो लोग अभी काम लेने में तैयार नहीं है। अगर उनको बता दे कि अभी काम है और भविष्य में भी काम मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस अगर होगा तो फिर लोग अभी से काम करने शुरू करेगा, उसके पास पैसा आएगा, वो पैसा खर्च कर सकेगा। तो मेरे ख्याल से नरेगा को 150 दिन कर देने का एक प्रपोजल मैंने काफी
कई दिन से सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक सरकार को इसके बारे में सोचना है। लेकिन सर नरेगा से जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उनका प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व होगा, लेकिन जो अर्बन एरिया में रहते हैं लोग, जो हॉकर्स है या छोटा मोटा काम करने वाले हैं जिनके काम लॉकडाउन के कारण से गए हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? उन मतलब हो ये रहा है कि कोरोना से बचने के लिए या वेव को रोकने के लिए एक ही सरकार के पास उपाय है ऐसा दिखता है, वो है लॉकडाउन, और सब बंद कर दो और फिर उस पर नियंत्रण लाओ। तो अगर ये तीसरी वेव आएगी, चौथी वेव आएगी और हर बार अगर लॉकडाउन करने से वो सॉल्व होने वाला है, तो ये इन लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? ये मुश्किल की बात है कि हम अभी तक हमारे कोई सिस्टम नहीं है कि इन लोगों के हेल्प करने का कोई खास सिस्टम नहीं है। ये एक है कि जो लोग ऑफिशियल रेसिडेंट है उनको फिर भी पीडीएस मिलता है, जो बाहर से आए हैं, जो माइग्रेंट है, उनको तो कुछ ही नहीं मिलता। तो उन लोगों के लिए एक जो प्रपोजल था कि एक राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये करना बहुत जरूरी है। पहले तो ये कर दे। अगर राशन कार्ड इनके पास होता तो ये लोग तो तमिलनाडु में जो कर रहे हैं वो है कि अगर आपके पास राशन कार्ड हो तो आपको 4,000 रुपया दिया जाता है महीना में। तो ये कर सकते हैं अगर राशन कार्ड। ये प्रॉब्लम इनके लिए है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। जिसके पास है उनको आप कैश दे सकते हैं, शहर में भी दे सकते हैं, क्योंकि राशन कार्ड जहाँ ही है वहाँ ये पीडीएस सिस्टम को इस्तेमाल करके कैश दे सकते हैं। प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लोग हैं, करीब 4-5 करोड़ लोग हैं जिनके पास जो जहाँ रहते हैं, चाहे कि मुंबई में रहता है लेकिन वो निवास है उनका बिहार में। तो बिहार के जो निवासी है वो मुंबई में है, उसको तो राशन कार्ड नहीं मिलता, तो वो कैसे, उसको क्या करे, उसके बारे में क्या करे? यही मुझे लगता है कि सबसे अभी ये जो तमिलनाडु वाला प्लान, ये कई सारे स्टेट्स में जहां लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के दौरान ये तो करना है। ये बहुत आसान है। पीडीएस सिस्टम लगभग सारे देश में चालू है। इसको इस्तेमाल करके ये एक जहां लॉकडाउन हो रहा है, तो आप ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कर सकते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में अगर लॉकडाउन हो तो देंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन भविष्य में भी यही करेंगे। ये प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास एक प्लानिंग चाहिए कि अगर नहीं तो वो लोग ये पैसा लेके वो पैसे को वो उनके बिस्तर में वो छुपाएगा, क्योंकि उसको डर है कि अभी तो फिर भी थोड़ा सा है, भविष्य में अगर पूरा बंद हो जाए तो क्या करें। तो इसलिए अभी से एक प्रिडिक्टेबल सिस्टम करना है कि हाँ अभी नहीं, भविष्य में भी मिलेगा। सर महाराष्ट्र में मतलब महाराष्ट्र सरकार का जो काम हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है, ये भी हमें जानना है। और दूसरी बात ये कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो हॉकर्स है, जो रजिस्टर्ड हॉकर्स है, ऑटो चलाने वाले हैं, ऐसे लोगों को 1,500 रुपया 1,500 रुपीज़ दिए थे, लेकिन वो जो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है ऐसे लोगों को क्या लगता है आपको कि मतलब ये तो मतलब इसके बारे में आपको क्या लगता है? ये 1,500 रुपये दिए, 1,500 रुपया एक बार दिया या हर महीने दिया? एक बार के लिए दिया, वन टाइम। एक बार, ये वन टाइम तो ये कुछ खास नहीं है। इन लोग अगर 2-3 महीना जीना है तो कैसे इसमें चलेगा? तो ये मेरे ख्याल से इससे ज्यादा करना है। वैसे कोविड के बारे में महाराष्ट्र के में चैलेंज सबसे ज्यादा था, इसके खिलाफ लड़ना काफी मुश्किल था, लेकिन मेरे ख्याल से जितने दूर तक मैं जानता हूँ स्टेट ऑफिशियल्स काफी इसके खिलाफ लड़ाई किया और काफी
दूर तक इसको जितना पूरा हो सकता था उससे कम बुरा हुआ मेरे ख्याल से। काफी काफी हद तक ये लोग काफी कोशिश किया। बीएमसी से मैंने कई न्यूज में पढ़ा कि बीएमसी के कई एफर्ट्स के बारे में। मुझे लगता है कि काफी काफी दूर तक काफी एफर्ट किया, काफी इनोवेशन किया। और इस खतरा सबसे ज्यादा था महाराष्ट्र में। इसके इसके अगर आप मान ले कि महाराष्ट्र में प्रॉब्लम कुछ अलग है, तो फिर लगता है कि महाराष्ट्र इतना इतना तो यहाँ इतना तो खराब नहीं हुआ जितना हो सकता था। एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में देखते हैं, मतलब वो पहली वेव जब आई थी तब भी देखा और सेकंड वेव के वक्त भी, कि जब यहाँ पे केसेस बढ़ने लगे तो माइग्रेशन बहुत बड़ी संख्या में हो गया और यहाँ से लोग अपने अपने गांव यूपी, बिहार, बंगाल चले गए और हो सकता है कि उसके कारण वो वहाँ फैल गया। अब स्थिति यह है कि यहाँ के हालात कंट्रोल में आ गए हैं, फैलाव वहाँ उन राज्यों में है और वहाँ से लोग फिर यहाँ आ रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन की इसको मतलब क्या आपने जो कहा कि पर मंथ 4,000 रुपये देने से ये माइग्रेशन टल सकता है कि और कुछ करना चाहिए? वैसे एक चीज है कि हमारे यहाँ माइग्रेशन के एक पिक्यूलियरिटी है कि माइग्रेंट्स, बहुत सारे माइग्रेंट, इसके कोई रहने का जगह नहीं है। ये लोग आते हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ काम करते हैं वहीं वो लोग सोते हैं रात में। कोई दुकान में काम करते हैं, दुकान में सोते हैं, क्योंकि उन लोग उसको सोचना है कि 3 महीना हम लोग किसी भी तरह से गुजर लेते हैं और उसके बाद घर जाएंगे। तो इन लोगों का जब कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है तब उन लोगों के रहने का कोई जगह नहीं है। ऐसा ये इसके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन जहां रहते थे, जहां सोते थे रात को, वो जगह बंद हो गया क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट अब बंद है। तो वो कहाँ जाएगा? तो ये सही है आपने जो बोला कि अगर इन लोग 4,000 रुपया पीडीएस सिस्टम को जो वन राशन कार्ड करके देने से कुछ तो लोगों का काम होगा, लेकिन ये लोग लिए रहने का जगह का कोई इंतजाम करना है। कहीं किसी तरह से अगर ये कितने 2-3 महीना लोग तो लोग, अभी बारिश के मौसम है, वो लोग कहाँ रहेगा? ये मुंबई की प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी हद तक सारे देश के अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम है कि हम लोग लो इनकम हाउसिंग नहीं बनाया। और जो माइग्रेंट्स आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि हम लोग को हाउसिंग नहीं मिलेगा, हम लोग कहीं भी रह जाएंगे। ये अगर साइकिल रिक्शा है तो साइकिल रिक्शा के अंदर सोते हैं ये लोग, ऑटो चलाते हैं तो ऑटो में सोते हैं। तो ये सिस्टम में कोई जो माइग्रेंट्स के लिए हाउसिंग के इंतजाम नहीं है, तो वो लोग कैसे, जब ये सब बंद हो जाता है, जब लॉकडाउन होता है, कैसे वो लोग दिन गुजराएगा? वैक्सीनेशन का जो जिस तरह से चल रहा है उसमें 2 चीज़ें हो गई। एक तो उसमें जो डिस्पैरिटी है उसके बारे में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखे, इंटरव्यूज़ भी देखे, जिस तरह से कुछ लोग, मतलब 10 देशों के पास लगभग 75% वैक्सीनेशन उनका हो गया या 75% वैक्सीन उनके पास गए, और जो लोअर स्टाटा के जो 10 देश है उनके पास 0.3% भी वैक्सीनेशन उनका नहीं हो पाया। भारत की अगर बात कहें तो भारत में जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है उसके बारे में आपको क्या कहना है, ये एक। और दूसरी बात, भारत ने जो एक्सपोर्ट किया वैक्सीन, उसके बारे में अपोजिशन पार्टीज़ ने काफ़ी आलोचना की मोदी गवर्नमेंट की। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? वो क्या एक्सपोर्ट करना सही था? उसका विरोध हो रहा है, वो सही है? जो हमारे दिसंबर जनवरी का सोचना था कि ये कोविड इंडिया में खत्म, तो फिर क्यों नहीं एक्सपोर्ट करो, दुनिया को मदद करो, ये बहुत अच्छा है। जैसे कि मोदी जी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन बात ये ऐसा था कि ये पूरा कैलकुलेशन गलत था, और ये कैलकुलेशन के गलती के कारण ये अभी लग रहा है कि ये गलत था। लेकिन एक तरह से हम लोग
तब तो इतने लोग, ऑपोजिशन के लोग भी नहीं इतना, जब जब लग रहा था सबको कि यहाँ ये कोविड खत्म, तब ऑपोजिशन के लोग भी इतनी इतनी ज्यादा इस पे बहस नहीं किया। अपने अपने ये अभी अभी सबको लग रहा है कि हाँ ये गलत था। अभी के जो सिचुएशन है इसमें हमें लगता है कि ये गवर्नमेंट ने कहा कि वैक्सीन्स पूरा दिसंबर तक सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर है क्योंकि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है वे लोग ये नहीं बोल रहे। ये हमें सीरम इंस्टीट्यूट से नहीं सुना कि हाँ हम लोग 50 करोड़ वैक्सीन नवंबर तक दे देंगे, और हम सुन रहे हैं कि नहीं, ये स्पुतनिक के 5 लाख ही मिलेगा महीने में। तो 5 लाख स्पुतनिक से मिले तो कैसे दिन में 1 करोड़ वैक्सीनेशन होगा? तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इस पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज ये सरकार को काफी ट्रांसपेरेंटली इस सोर्स से आएगा, इसलिए हम लोग, हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि हमें मिल जाएगा, ये बताना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमें तो लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से आएगा इतना वैक्सीन, क्योंकि दुनिया में वैक्सीन का शॉर्टेज है, और ये हमारे यहाँ इंपोर्ट करने का खास और सारे लोग भी इंपोर्ट करने चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये इसमें कोई थोड़ा सा शक तो है कि ये हो पाएगा या नहीं। ये एफर्ट तो अच्छा है, मेरे ख्याल से ये नया पॉलिसी जो सरकार ने लिया अभी, ये ज्यादा अच्छा है। पहले जो था वो मेरे ख्याल से गलत था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई फ्री, ये काफी अच्छा पॉलिसी है। ये पहले से ही लेना चाहिए था, लेकिन ठीक अभी पहुंच गया शायद। प्रोफेसर बनर्जी, हम कोरोना के बारे में ही बात कर रहे हैं। 1.5 साल में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो ऑलरेडी हो चुका है। मई के आंकड़े देखें तो 14% तक अनएम्प्लॉयमेंट का रेट गया है। तो आप क्या सोचते हैं कि आगे अभी ये सब रोकने के लिए और लोगों को जॉब मिलने चाहिए, इसके लिए सरकार ने क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जब 2016 के बाद इकोनॉमी थोड़ा सा ढीला हो गया, लेकिन 2016 में काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, जितना अनएम्प्लॉयमेंट था उससे ज्यादा था अंडर एम्प्लॉयमेंट, और एक तरह से डिसकंटेंट विथ जो एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है। तो लोगों के पास, ये बहुत सारे लोगों के पास जो नौकरी था वो नौकरी करने का लायक नहीं थे। तो यहाँ एक तरह से बिगर प्रॉब्लम मेरे ख्याल से क्वालिटी ऑफ जॉब्स। इसलिए अगर कोई एक सरकारी नौकरी के लिए 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, एक सरकारी नौकरी के लिए, तो इसके कारण है कि हमारे यहाँ अच्छे जॉब्स की कमी है। जो जॉब्स है वो रिटेल में है, वो कंस्ट्रक्शन में है, वो रेस्टोरेंट्स में है, लेकिन वो हॉस्पिटल्स में है। लेकिन बहुत हमें इस पे थोड़ा सा रिसर्च भी किया है। लोगों के पास ये सारे नौकरियां अच्छा नहीं लगता है। इसमें उन लोगों को ऑफिस के नौकरी चाहिए, व्हाइट कॉलर नौकरी चाहिए। तो वो नौकरी तो अभी मुझे तो नहीं लगता है कि वो नौकरी अभी आने वाला है। ये हमारे एक तरह से हमारे डेवलपमेंट की एक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि जो ज्यादातर जो नौकरियां आ रही है, नया नौकरियां, ये सारे ये लो स्किल, मीडियम स्किल सर्विस सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन में। एक तरह से मुझे लगता है कि इसके अभी खास कोई बहुत सिंपल सी सॉल्यूशंस तो है नहीं। सरकार को हम लोग सरकार पे दोषारोप कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से
प्रॉब्लम काफी फंडामेंटल फीचर ऑफ इंडियन डेवलपमेंट है। सर, आपने बहुत इंटरव्यूज़ में कहा है कि एक बिस्किट कंपनी का बंद हो जाना बहुत खराब साइन है, लेकिन पिछले लॉकडाउन के दिनों में हमने देखा कि बहुत सारी फर्म्स बंद हो रही है। कुछ 2 दिन पहले ही मुंबई की एक 5 स्टार प्रॉपर्टी बंद हो गई, पूरी तरह से अभी सभी की नौकरियां गई। बहुत लोग अलग अलग 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में ऐसे हैं कि 35% सैलरी कट लेके नौकरी कर रहे हैं। मुंबई की एक इंटरनेशनल सिटी करके हैसियत से क्या मुंबई इससे उभर कर आ सकती है? देखिए, एक तरह से मैंने जो अभी बोल रहे थे वो काफी एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि हम लोगों के पास नौकरी खास है ही नहीं। अच्छे नौकरी, जो नौकरी लोग चाहते हैं वो उस तरह से नौकरी है नहीं। लेकिन ये इसके इसके अभी के जो एक स्पेशल प्रॉब्लम है वो डिमांड शॉर्टेज के है। ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें होटल्स में अगर लोग लॉकडाउन है तो लोग नहीं आते हैं। रेस्टोरेंट्स में अगर लॉकडाउन हो तो लोग नहीं आते हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग नहीं खाते हैं। लोग पैसा नहीं है, लोग नहीं खरीदते हैं। एक तरह से डिमांड शॉर्टेज है जो मेरे ख्याल से लॉकडाउन जब तक खत्म नहीं होगा ये मेरे ख्याल से चलेगा। लेकिन मुझे आशा है कि अगर डिमांड के प्रॉब्लम जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि लोगों के पास अभी पैसा नहीं है, अगर सरकार लोगों के पास पैसा पहुंचाते हैं तो और लोगों के पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर खर्च करने से भी और पैसा आ जाएगा तो फिर मेरे ख्याल से पूरा ये जो डिमांड चैनल ये थोड़ा सा हल्का होगा और इसके वजह से पूरा इकोनॉमी थोड़ा सा चंगा हो जाएगा और उसके बाद नौकरियां वापस आएंगे। ये मुझे तो ये इतना आशा है कि ये हो सकता है। लेकिन अगर सरकार ये कैश इन्फ्यूजन ये लोगों के गरीबों के पास पैसा पहुंचने का कोशिश न करे तो ये शायद अभी नहीं होगा, इसमें और लगेगा। लेकिन सर ये जो मतलब जो स्थिति है वो इतना ग्लूमी पिक्चर है हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें तो मतलब आए दिन नया रिकॉर्ड हो रहा है, ये मतलब दिख रहा है। तो मतलब ये क्या बताता है, सब चंगा है? मुझे तो खास मुझे खास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। एक तरह से पूरा दुनिया में एक प्रॉब्लम है कि अच्छे इन्वेस्टमेंट के जगह काफ़ी कम गया है। तो ये ग्लोबल हॉट मनी है ये अभी इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया में उनको लगता है कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स है वो फिर भी अच्छा है। तो इसके कारण स्टॉक मार्केट में काफी ऊंचाई आ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी काफी हाई है। आप लोग देखे होंगे कि इकोनॉमिक टाइम्स में शायद एक आर्टिकल था कि ये कोविड के दौरान प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ गया। तो कंपनीज प्रॉफिटेबल है। जो कंपनीज शायद वेज बिल कम गया क्योंकि वेजेस वो लोग काफी नौकरी जो था वो शायद कमा दिया और मे बी उसके वजह से प्रॉफिट्स बढ़ा है। तो प्रॉफिट्स कंपनीज आर प्रॉफिटेबल, बिग कंपनीज आर प्रॉफिटेबल। इसके साथ फॉरेन हॉट मनी वो जो बिग कंपनीज उनको ही दे रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से ये जो छोटे बिजनेस है जिनको सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत हो रही है, इनके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। लेकिन क्या ये बबल है, ये एक ना एक दिन बर्स्ट होने वाला है? लेकिन बबल या इसमें फॉरेन हॉट मनी है।
हाँ, ये फॉरेन हॉट मनी जहां वो देखते हैं कि यहाँ कंपनीज प्रॉफिटेबल है, चलिए यहाँ जाइए। ये तो कभी भी और कहीं अगर कंपनीज और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो या इंडिया में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और कम कम हो तो वो कहीं और चले जाएगा। ये थोड़ा सा ये बबल, पता नहीं ये बबल ये शब्द मुझे काफी इसमें मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी क्यों लोग इसको बबल कहते हैं। लेकिन ये फॉरेन हॉट मनी हम लोग कई बार देखे हैं कि स्टॉक मार्केट फॉरेन मनी निकल गया। कुछ दो एक महीना 1.5 महीना पहले स्टॉक मार्केट काफी दब गया था, फिर चढ़ गया। ये काफी हॉट मनी है और ये काफी इंडियंस भी पैसे बाहर ले जाते हैं और वापस ले आते हैं। काफी एक फाइनेंशियल नेटवर्क जो कभी इन्वेस्ट करते हैं, कभी कहीं और मॉरिशस में भेज देते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी भी काफी ज्यादा नहीं है, तो मुझे खास इसके बारे में ज्यादा समझ भी नहीं है। सर, अभी आपने बताया कि नौकरियों की स्थिति कुछ अच्छी नहीं रही है, लेकिन पिछले 5 साल में हमें बड़े 3 झटके लगे। डीमोनेटाइजेशन की वजह से भी बहुत सारी नौकरियां गई थी, बाद में जीएसटी आया, उसका इल इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ऐसा आरोप हुआ, और बाद में पैंडेमिक। अभी 7 मिलियन जॉब हम लॉस कर चुके हैं, इन्फ्लेशन 11% से ज़्यादा है। तो बहुत सारे सरकार भी प्रयास कर रही है मदद करने का, लेकिन आउट ऑफ कैश है बहुत सी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम टू प्रिंट द मनी। डू यू थिंक सो दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम? I think yes. I think I was quoted in I don't know, some newspaper or something saying that. हाँ, मुझे तो लगता है कि यूएस ने या यूरोपियन कम्युनिटी दोनों पैंडेमिक में करीब 20% ऑफ जीडीपी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग किया। 20% ऑफ जीडीपी। हम लोग 2% करने में हम लोग डर जाते हैं। मेरे ख्याल से ये काफी ये जो बॉन्ड रेटिंग वालों हैं, ये लोग काफी हम लोग को डरा के रखते हैं कि अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ जाए तो ये होगा वो होगा। मेरे ख्याल से अभी इकोनॉमी अगर इतनी बुरी हालत में है कि अगर ये स्पेंडिंग में इन्फ्लेशन तो नहीं होगा, लोग चंगा हो जाएगा, लोगों का एक जोश आएगा जिंदगी में कि हाँ कुछ तो कर सकते हैं। कुछ मुझे आशा था कि हम लोग कभी मेरी बेटी को हम एक नया कुछ एक सलवार कमीज खरीद देंगे, वो खरीद सकते हैं, इसमें जोश आएगा। मुझे लगता है कि ये अभी जो स्थिति में है इकोनॉमी, इसमें इसको डिप्रेस्ड कहते हैं। तो डिप्रेस्ड इकोनॉमी में अगर आप कैश इन्फ्यूजन करें तो वो अच्छा होता है। ये अमेरिका में, यूरोप में, सारी जगह में यही किया ना ये पैंडेमिक के दौरान। सर एक उसमें ये कहते हैं कि ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। ये इकोनॉमी 8% श्रिंक किया पिछले साल। इससे लास्ट क्या हो सकता है? अभी तो ये काफी हिस्टोरिकल है। हमारे यहाँ हुआ नहीं। 91 में शायद आखिरी बार इकोनॉमी श्रिंक किया, 91 में। सर, आपकी जो बुक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, उसमें पहला ही सेंटेंस है कि वी लिव इन एन एज ऑफ ग्रोइंग पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का और इकोनॉमिक्स का और डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है? देखिए, पोलराइजेशन के एक तरह से जो आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है और सबों को कमी आ रहा है। ये एक तरह के पोलराइजेशन, इसको हम लोग बहुत साल से देख रहे हैं। इंडिया में ज्यादातर दुनिया के देश में टॉप 0.1% के इनकम और सब के इनकम से बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है, और उनको इनकम शेयर टॉप 1.1%। मतलब 1000 में टॉप 1000 में जो
एक नंबर है उसका इनकम बढ़ रहा है। हर 1000 में जो एक नंबर है उसका इनकम बढ़ रहा है और सबों का इनकम काफी फ्लैट है। हम लोग इंडिया में देखे हैं, ये डेटा अभी गवर्नमेंट ने ये डेटा चैलेंज किया और उसको अभी नहीं मिलता है, लेकिन जब हम लोग देखे थे 2019 में, 2016 से 2019 एवरेज कंजम्पशन, मतलब आम आदमी को कंजम्पशन नहीं बढ़ा 2016 से 2019, लेकिन जीडीपी बढ़ा। तो गया कहाँ? गया जिनके पास काफी ज्यादा पैसा है, जो ज्यादातर एनएसएस के सर्वे में नहीं आता है, जो वो बड़े बड़े लोगों को कभी एनएसएस में इंटरव्यू भी नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के इनकम बढ़ा है। तो ये पोलराइजेशन काफी सिंपल है, सिंपल सी चीज है। आप लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबई में आप अगर कोई मतलब ये कोई सीक्रेट नहीं है ना, पोलराइजेशन हर जगह में आप देख सकते हैं। सर, फिलहाल तो कोविड से बचने के लिए हम वैक्सीनेशन ले रहे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी बीमार चल रही है, देश की हो या पूरे दुनिया की हो। हम देश की बात करें तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट के पास इकोनॉमी को देने के लिए कोई वैक्सीन है? अगर है तो वो कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए? मैं तो एक ही बात बताते जा रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट कैन प्रिंट मनी एंड स्पेंड मोर मनी, इसमें कोई मुझे कोई शक नहीं है कि अगर अभी गवर्नमेंट मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा रिलैक्स भी कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ये पोजीशन लिया कि और थोड़ा सा रिलैक्स्ड मैक्रो स्पेंडिंग हो सकता है। तो इसमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट में भी अभी ये पॉलिसी थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा स्पेंडिंग बढ़ रहा है। ये जो वैक्सीन के स्पेंडिंग के बात आया है 1 लाख करोड़ के, ये मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा रिलैक्स मॉनेटरी पॉलिसी आएगा। ये मनी प्रिंटिंग मनी से आएगा। आशा है कि गवर्नमेंट भी थोड़ा सा इसमें पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड स्टांस लेंगे, लेकिन यही मुझे बेसिक आइडिया, स्पेंड मोर, गिव मनी टू द पुअर एंड टू द लो इनकम पॉपुलेशन। ये भी था कि पिछले 5-7 सालों में अगर हम देखें तो आपके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कौन सा डिसीजन सबसे अच्छा था जो गवर्नमेंट ने लिया, और ऐसा कौन सा डिसीजन था कि जिसका सबसे खराब परिणाम हमने इकोनॉमी पे देखा? बूस्ट करने में लिए गवर्नमेंट की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पॉलिसी है, ये मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसके अच्छा हो सकता है। हम लोग पहले भी जो एनडीए के 99 से 2004 पीरियड था, वहाँ वे लोग काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, और उसके बाद जो 10 साल उसमें काफी उसका फायदा देखा गया देश में। तो मेरे ख्याल से ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के जनरल पॉलिसी अच्छे हैं, जिसमें कि हम लोग, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इन जनरल काफी कंजर्वेटिव है, और एक तरह से जो डिमांड शॉर्टेज जो हुआ वो शायद उस पे पहले से ही रिएक्ट करना चाहिए था। वो लोग थोड़ा सा इसमें ग्रोथ, हम लोग जितने दूर ये डेटा के काफी, इस पे आप लोग सुने होंगे, अरविंद सुब्रमण्यम ने लिखा है, डेटा पे काफी शक है, तो हमें पता नहीं है कितने ग्रोथ धीमे हुए 2012-13 के बाद। लेकिन ये साफ है कि ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इंपोर्ट्स कम हो गया, एक्सपोर्ट्स कम हो गया, तो लगता है ग्रोथ काफी दिन से धीमे चल रहा है। तो उसमें कुछ तो एक्शन लेना था, और जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रमोशन एक्शन थे, वो एक तरह से मुझे लगता है कि वो
लेना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की जो एटीट्यूड है वो है लॉन्ग टर्म। हम लोग हमारे फोकस है लॉन्ग टर्म पे। शॉर्ट टर्म जो करना है वो करने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और वो हम लोग नहीं करना चाहते। यही एक एटीट्यूड है। तो ये मुझे लगता है कि काफी ज्यादा कंजर्वेटिव एटीट्यूड है। सर मैंने सुना है निर्मला सीतारामन जो अभी की फाइनेंस मिनिस्टर है वो जेएनयू में आपके साथ पढ़ते थे, हाँ, तो अभी उनसे कभी बात होती है व्हेन शी इज अ फाइनेंस मिनिस्टर? नहीं हुआ, लेकिन हो सकती है। हमारे साथ अच्छे दोस्ती थी। दोस्ती थी? हाँ, वो हम हमारे जेएनयू में हमारे कंटेम्पररी है। और हम जो थे, मैं पर्सनली हमें उनको पहचानते थे और हमारे कई दोस्तों के साथ उसके काफी अच्छी दोस्ती थी। तो नहीं सर, आपने कहा अच्छी दोस्ती थी, मतलब अच्छी दोस्ती अभी नहीं है? नहीं, अभी कुछ दोस्ती मुझे कई साल पहले हम लोग मिले थे कभी एक दिल्ली में एक पार्टी में, और उनसे अच्छा बहस हुआ। वो काफी मतलब सर एक थोड़ा सा अलग सवाल, आपको सब लोग इकोनॉमिस्ट के तौर पे जानते हैं, बट मैंने सुना है कि आपको कुकिंग की काफ़ी हॉबी है, आप रोज़ कुकिंग करते हैं। मैंने एक कुकिंग की किताब लिखी है, और वो अभी अगर ये पैंडेमिक कंट्रोल में रहे तो शायद इस साल में वो रिलीज होगा। तो फिर मैंने काफी शौक है। उसमें मराठी कुछ डिशेस है उस बुक में? हाँ, उसमें 2-3 है। एक तो ये 2 तरह के कोशिम्बीर है। और लेकिन मैं काफी मराठी डिशेस बनाते हैं, जैसे कि झुणका और पिठलं और पाले भाजी। इस तरह के काफी बेसिक मराठी खाना मुझे बहुत पसंद है। चलिए सर, इतना लाइट मूड हो गया तो हमें आपकी मुंबई की यादें बताइए। मेरा नाना जी का घर था सायन सर्कल पे। तो हम लोग हर साल में कोशिश करते कि एक बार उसके पास आने का, और उनके पास और मेरे कई कजिन्स थे। तो हम लोग एक साथ समर में या दिवाली के टाइम पे एक साथ होते थे। तो बहुत मजेदार टाइम था, क्योंकि हम लोग करीब 8-10 बच्चे थे, लगभग एक ही उम्र के। तो हम लोग बहुत सारे खेलने का मौका था, बहुत सारे बदमाशी करने का भी मौका था। बहुत अच्छे यादें हैं मेरा। प्रोफेसर, लेकिन मराठी से आपका मतलब मराठी माँ के साथ भी नहीं कभी बोलना होता था? आपने शुरुआत में कहा कि बच्चों को डांटते उतना मराठी आता है, तो माँ डांटती थी मराठी में? हाँ, डांटती थी, और मौसियाँ डांटती थी। मेरा मौसी अभी भी एक मौसी पुणे में रहती है, वो भी डांटती थी हमें डांटती थी, और हमारे साथ जो थे उनको भी डांटती थी। और ये जो मामूली सी बात होता है ना, अभी आओ खाओ, वो नहीं खाओ, ये खाओ, ये पाले भाजी खाओ, इस तरह का बातें होते थे हरदम। यही इस तरह की बातें मुझे काफी अच्छा समझ में आता। लेकिन कभी जब मराठी में जैसे कि मूवी देखने का कोशिश करता हूँ, कुछ ज्यादा 60% समझ में आते हैं। सर, आपने रिसेंटली कोई मराठी फिल्म देखी है? आपकी पसंदीदा कौन सी फिल्म है, मराठी फिल्म या सिनेमा नाटक? लास्ट मराठी फिल्म मैंने देखा, नाटक मुझे तो एक टाइम पे मैंने बहुत सारी नाटक देखे थे। मराठी में भी घासीराम कोतवाल देखे थे कलकत्ता में। मुझे याद है। रिसेंटली मैंने लास्ट देखा कोर्ट।
जो कि मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। तो सबको पता है कि जेएनयू के दिनों में आप 10 दिन तिहाड़ में भी रहे। मुझे सिर्फ ये जानना है, उस 10 दिनों में आपने क्या किया? हम लोग पत्ते खेले, और वहाँ एक वॉलीबॉल कोर्ट था, तो मुझे वॉलीबॉल, जेल के अंदर एक वॉलीबॉल कोर्ट था, तो वॉलीबॉल कभी नहीं खेले उससे पहले, और उसके बाद भी ज्यादा नहीं खेले, लेकिन वॉलीबॉल खेलते थे और पत्ते खेलते थे, और हम लोग दोस्तों के साथ थे। ये काफी एक तरह से एक उसमें खाना वाना का इंतजाम, बाथरूम का इंतजाम अच्छा नहीं था, लेकिन उसके अलावा इतना कोई खास परेशानी नहीं था। लेकिन जब ये सब हो गया तो घर की रिएक्शन क्या थी? मम्मी पापा, उनकी क्या रिएक्शन थी कि ये सब आपने एक्सपीरियंस कर लिया तब? मेरा मम्मी पापा काफी एक तरह से टॉलरेंट है। वो लोग काफी खास उसमें उन लोग उन लोग के एक ही चिंता था, वो अभी तभी मुझे एक वीजा का प्रॉब्लम होने वाला था, क्योंकि मेरे खिलाफ कोर्ट केस थे, और मैंने तब हार्वर्ड में पढ़ने का मुझे एडमिशन मिल गया, तो लेकिन वीजे के तो इसके उनको थोड़ा सा परेशानी थी कि वीजा नहीं मिलेगा, यही। लेकिन मुझे डांटा भी नहीं, ऐसे तो हमारे पेरेंट्स काफी अनयूजुअल है इस तरह से। प्रोफेसर, आप अलग अलग शहरों में रह चुके हैं, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई में आपका मतलब छुट्टियां बीतती थी, यूएस में रहते हैं, अभी आप फ्रांस में। आपको कहाँ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है? पसंद कहाँ आता है ज़्यादा? देखिए, पसंद ये अभी पेरिस में है वैसे। देखिए, पसंद जो होते हैं वो अलग अलग कारण के होते हैं। ये अगर मुझे आप पूछे कि कहाँ का ये माहौल, जो रास्ते का माहौल है, वो एक वो अलग होगा। ये हम बॉस्टन में रहते हैं, बॉस्टन में रास्ते में कोई खास वहाँ कोई रास्ते में कुछ होता नहीं है, काफी बोरिंग है। ये अगर मुंबई में मैं आए तो रास्ते में काफी मजेदार है। यहाँ कई चीजें हो रहा है, आप खड़े होके देख सकते हैं। अगर फोर्ट में जाएं, फोर्ट में खड़े होके देखते हैं कितने सारी चीज हो रहा है, कितने लोग कितने चीज कर रहे हैं, कितने लोग सौदा करने का कोशिश कर रहे हैं, कोई किसी को कुछ कान में कुछ बोल रहा है, कोई तुरंत कहीं यहाँ से वहां जा रहे हैं। काफी एक मुझे तो इंडिया में रास्ते का जो व्यू है वो बहुत मुझे पसंद है। उसमें एक एनर्जाइजिंग, मुझे वो काफी एनर्जाइजिंग लगता है। एक तरह से वो बॉस्टन में तो है ही नहीं। सर, ये जो आप कह रहे हैं, और ये हमने देखा भी कि आप कई सालों तक इंडिया से बाहर रहे, लेकिन आपकी सिटीजनशिप इंडियन ही थी। बट अभी कुछ ही साल पहले आपने अमेरिकन सिटीजनशिप ली। कुछ खास कारण था? क्योंकि आप हमेशा कहते हैं आई एम इंडियन एट हार्ट। खास कारण एक बहुत मामूली से कारण था, वो है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ, और पहला चीज वो किया, वो जो हम जैसा परमानेंट रेसिडेंट के जो राइट्स होते थे वो चेंज करने का कोशिश किया। परमानेंट रेसिडेंट्स को, मुस्लिम परमानेंट रेसिडेंट्स को पहले वो बैन कर दिया। तो हमें लगा कि ये एक काफी इसको बेवकूफ कहे ना पागल कहे या बदमाश कहे, वो जो इस तरह का आदमी वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगा, मुझे कोई डर आया, मुझसे ज्यादा मेरा वाइफ को काफी डर आया। उन्होंने मेरा एप्लीकेशन कर दिया कि आप ये पासपोर्ट ले लो, नहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या करेगा, तुम्हें शायद निकल देगा, क्योंकि एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट काफी था, और डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स है वो काफी एंटी इंडियन है, एंटी एशियन है। एशियन को अभी भी आप पढ़े होंगे, एशियन को ये लोग जान से मार रहे हैं। तो इसलिए काफी मेरा वाइफ तो काफी डर गया, और वो एक
एप्लीकेशन मेरे खिलाफ से कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि डोनाल्ड ट्रंप पे कोई भरोसा नहीं है। सर एक छोटा सा सवाल पूछना है कि जब आप नोबेल अवार्ड लेने गए थे, आप और आपके वाइफ दोनों, तो आपका ड्रेस था बंगाली ड्रेस और उन्होंने साड़ी पहनी थी, तो ये चॉइस किसका था? मतलब कैसे डिसाइड हुआ था ये? नहीं, उन्होंने लगा, उसको भी लगा कि हाँ ये क्यों नहीं, वो तो साड़ी पहनती है और उसको साड़ी अच्छा भी लगता है। मुझे तो लगा कि वो लोग दो चॉइस देते हैं, नेशनल ड्रेस या कोई एक काफी स्पेसिफिक तरह का ये जिसको टक्सीडो कहते हैं, वो ये ब्लैक लॉन्ग कोट और एक वेस्ट कोट और एक तरह के पैंट, ब्लैक पैंट। तो मुझे लगा कि वो क्यों मैं पहनूं, वो मेरा क्या है। तो और एस्तर ने भी कहा कि हाँ, और मैं भी इंडियन, वो भी OCI है, तो उसको भी राइट है इंडियन ड्रेस पहनने का। तो हम लोग दोनों ने सोच लिया कि हम लोग इंडियन ड्रेस पहन के जाएंगे। अच्छा सर, अभी आपसे बात करके हमें तो बहुत अच्छा लगा। मुझे पता नहीं आपके लिए ये इंटरव्यू कैसा रहा? मजेदार था, थैंक यू। सर जैसे राजीव सर ने कहा कि कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं कि वो उस इंटरव्यू का अनुभव लेना और उस गेस्ट के साथ बात करना, ये एज अ जर्नलिस्ट, एज अ एंकर बहुत सौभाग्य की बात होती है। आज शायद हम सबके लिए वही दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, बहुत सारी अच्छी बातें हुई, अच्छा डिस्कशन हुआ। थैंक यू सो मच। Thank you all for the great questions and for the very lively atmosphere. Thank you. थँक्स अ लॉट सर. आणि यानंतर माझा कट्ट्यावरती आपण आता इथेच थांबतोय. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा ABP माझा. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.